जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज 14 फरवरी काला दिन, ब्लैक डे, क्योंकि आज ही के दिन पुलवामा में हमारे 40 वीर जवान इस देश के लिए शहीद हुए। दोस्तों, देश के लिए कुर्बान होने से ज्यादा गर्व की बात और कुछ नहीं हो सकता। मैं उन सभी जवानों को, उन सभी शहीदों को सत सत और अंतर मन से नमन करता हूं। देशभक्ति से बड़ा कोई चीज नहीं और देश के लिए कुर्बान होने से बड़ा कोई बात नहीं। देखो, एक छोटा सा फूल भी अपना एक अभिलाषा रखता है। वो फूल कहता है कि चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सर चढ़ूं और इतराऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। मतलब कि हमें देवता पर मत डालो, हमें सुंदर महिलाओं का गहना नहीं बनना है, हमें वीर जवानों का पैरों तले आना है और उन्हें आराम पहुंचाना है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग भी अंतर्मन से देश के सेवा के लिए लगे हुए हैं। तैयारी को बिल्कुल अंजाम तक पहुंचाइए और आइए आज हम लोग आर्मी नर्सिंग के चौथे सेट को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सख्त फल है। प्यारे बच्चों, आम, केला, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आम भी आपका सत्य फल है और केला भी आपका सत्य फल है। तो इसका जो उपयुक्त आंसर होगा, उपयुक्त दोनों। अब देखिए, सत्य और असत्य फल वाला समस्या हमेशा आप लोग को बना रहता है। तो चलिए इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। देखिए, दो तरह का जनन है प्यारे बच्चों, दो तरह का जनन। एक आपका लैंगिक जनन, अब लैंगिक जनन मतलब क्या, जिसमें यार नर मादा और मेल और फीमेल की आवश्यकता हो, जिसमें क्या मेल और फीमेल की आवश्यकता हो। दूसरे तरह का जो जनन हुआ वो हो गया यार अलैंगिक जनन। प्यारे बच्चों, अलैंगिक जनन जहां पर यार एक ही बॉडी से सारा कुछ हो जाए, जहां यार मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, अलैंगिक जनन जो आपको करता है वो यार आपको प्रारंभिक कोशिका, जैसे आपका यार जीवाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु, प्रोटोजोआ जो जनन कर रहे हैं वो अलैंगिक जनन कर रहे हैं। लेकिन लैंगिक जनन जिसमें यार मेल और फीमेल की आवश्यकता हो। अब खुद दिमाग में डालिए कि पेड़ पौधा जो जनन कर रहा है वो लैंगिक है कि अलैंगिक। हम जानते हैं कि सभी विद्यार्थियों के दिमाग में लैंगिक ही आया होगा, क्योंकि पेड़ पौधा में भी पुष्प है और जो पुष्प है वो यार उसका जनन भाग है, और पुष्प में भी यार आपको दो पार्ट हैं, नर पार्ट और मादा पार्ट। तो बच्चों, पेड़ पौधा में जो नर पार्ट है
जनन का, उसे हम कहते हैं पुमंग। अब देखिए इस पुमंग में क्या क्या है। इस पुमंग में आपका है पहला परागकोश, दूसरा तंतु, तीसरा परागकण। देखिए ये जो परागकण है ये आपका यार नर कोशिका है। अब देखिए मादा जो जनन अंग है, जो मादा जनन अंग आपको यार पादप का है, फूल का है, उसे हम कहते हैं यार जयांग या स्त्री केसर। और इसमें आता है आपका यार वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। तो प्यारे बच्चों, मादा जनन अंग क्या, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, और इसे क्या कहते हैं जयांग या स्त्री केसर। और आपका पुष्प का जो नर जनन अंग है वो यार परागकोश, तंतु, परागकण। और परागकण कैसी कोशिका है, तो नर कोशिका है। अब इधर आइए थोड़ा अच्छा से आप समझिए। देखिए एक ऐसा पुष्प है जिसमें मादा और नर दोनों ही यार एक ही फूल में है। पुष्प भी अलग अलग होता है, मोनोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाएंगे। इस चीज को पहले समझिए। देखिए ये आपका यार परागकोश है, और परागकोश पर यार बनेगा आपका यार परागकण। जो पीला वाला है वो क्या है, परागकण है। ये तंतु है। ये परागकण किसी तरह से आपके उड़कर, देखिए यहां है वर्तिकाग्र, यह है आपको वर्तिकाग्र। परागकण उड़ के आ सकता है, कीट पतंगों के द्वारा आ सकता है, कैसे भी ये परागकण यहां पर पहुंचा। और ये जो परागकण है आपको यार वर्तिकाग्र को होते हुए अंडाशय में पहुंचा। और अंडाशय में आपको पहले से ही यार एक अंडा रखा हुआ है। तो जैसे ही ये परागकण इस अंडा के साथ मिला, जैसे ही परागकण आपको यार इस अंडा के साथ परागकण मिला अंडाशय में, तो देखिए यहां पर नर कोशिका और मादा कोशिका का निषेचन होगा और बीज बनेगा। और जो अंडाशय वाला जो भाग है वो आपको फल बनेगा। मतलब कि जहां निषेचन अंडाशय में हो, जहां निषेचन आपको अंडाशय में हो, वो आपको यार सत फल हुआ। अब देखिए सत और असत में जाइएगा तो बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, लेकिन यार आप इस चीज को याद रखिए। सतफल में आपको याद रखना है, आपको आम, केला, टमाटर, फिलहाल आपको इसको याद रखना है। देखो असत फल क्या हुआ, असत फल हुआ कि जो निषेचन की क्रिया है, पुष्प का नीचे वाला जो भाग है बच्चों, पुष्प का जो नीचे वाला भाग है जहां पर यार पुष्प टिका है, इसे हम कहते हैं यार थाइलमस। या पुष्पासन। तो निषेचन की क्रिया अगर थाइलमस या पुष्पासन में हो, जिसको यार आप लोग हिंदी में कहते हैं बीजांड, तो वहां पर बनता है असतफल। और असतफल में सबसे ज्यादा आपको एग्जाम्पल आता है सेब का। आके इस टॉपिक से कभी और प्रश्न रहेगा तो आगे का चीज आपको डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अग्नाशय में निम्न में से कौन सा एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? चलिए याद रखिए। देखिए अग्नाशय जो है हमारा है पेनक्रियाज है।
मानव शरीर का सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि। अब है क्या है मिश्रित ग्रंथि? देखो, मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि है जिसमें यार अंतरस्रावी ग्रंथि भी हो और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी हो। अंतरस्रावी भी हो और आपको यार बाह्यस्रावी भी हो। तो बच्चों, अंतरस्रावी ग्रंथि से उत्पादन होता है आपको यार हार्मोन का, और बाह्यस्रावी ग्रंथि से आपका उत्पादन होता है एंजाइम का, है ना। ये जितना भी रेनिन, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज जो आप देख रहे हैं, एक तरह का आपको क्या है, एंजाइम है। देखिए, जो अमाइलेज है ये आपको पचाता है यार कार्बोहाइड्रेट को, जो ट्रिप्सिन है ये पचाता है आपको यार प्रोटीन को, और प्यारे बच्चों जो लाइपेज है ये पचाता है आपको पचाता है वसा को। तो देखिए, ये तीनों एंजाइम आपको यार अग्नाशय से निकलता है, और अग्नाशय से निकलने के बाद ये चला जाता है कहां? तो ये यार तीनों एंजाइम पहुंच जाता है आपको यार छोटी आंत में, छोटी आंत में। तो आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पुनः पाचन कहां हो रहा है? तो छोटी आंत में। अब ध्यान दीजिए, बात है रेनिन। तो रेनिन जो है वह दूध को पचाने वाला प्रोटीन है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आते हैं रेनिन पर। तो रेनिन जो है आपको यार दूध को पचाने वाला प्रोटीन एंजाइम है, और रेनिन जो आपका है वो बनता है यार आपको यार अमाशय में। अग्नाशय अलग चीज है और यह अमाशय, जिसको हम लोग कहते हैं यार पेट। तो रेनिन आपको कहां बना? अमाशय, पेट में। ये किसको पचाता है बच्चों? तो दूध को। अब खुद सोचिए, अभी हम लोग वयस्क हैं तो रोटी, चावल, सब्जी, मीट, मुर्गा और कभी कभी दूध भी पी लेते हैं। लेकिन जब कोई बच्चा होता है, नवजात होता है, तो यार साल 2 साल वो उसका यार मैक्सिमम जो डाइट है वो क्या है? दूध। अब डाइट जब दूध ले रहा है तो रेनिन जो है वो बच्चों में ज्यादा मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों, कि यार वयस्कों में आपके दिमाग में आ गया होगा कि यार ये जो एंजाइम रेनिन है ये बच्चों में ज्यादा होगा और वयस्कों में या तो ना, नहीं तो ना के बराबर। तो रेनिन कहां बना? पेट में। और इधर आइए, रेनिन पेट में बना, और देखिए अमाइलेज, आपका ट्रिप्सिन और लाइपेज का निर्माण कहां हुआ? तो आपको अग्नाशय में। अग्नाशय में बाह्यस्रावी ग्रंथि से हुआ कि अंतरस्रावी ग्रंथि से हुआ? तो आप फट से कहेंगे बाह्यस्रावी ग्रंथि से, क्योंकि एंजाइम का निष्कर्षण आपको यार बाह्यस्रावी ग्रंथि से होता है, और हार्मोन का निष्कर्षण आपका अंतरस्रावी से ग्रंथि से होता है। और अग्नाशय आपकी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, थायराइड आपकी सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि है, और पीयूष ग्रंथि आपके शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन कहां बच्चों? छोटी आंत। रेनिन कहां? पेट में। रेनिन किसको पचाएगा? दूध को। बच्चों में ज्यादा कि वयस्क में? तो बच्चों में। और दूध का जो प्रोटीन है भाई, तो दूध में देखो प्रोटीन क्या है? केसीन। और दूध का जो पीला चीज है वो किसके कारण है? कैरोटीन। चलिए चलते हैं हम लोग यार नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों, क्लास अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं चाहता हूं कि ये जो क्लास कर रहा है उससे कितना विद्यार्थी लाभ ले रहा है। तो जिस ढंग से यार क्लास अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि कोई भी रिवीजन और कोई भी डिस्कशन आपके पास जाए
यहां से भेजें तो आपके पास सुविधाजनक तरीके से पहुंच जाए। 2 दिन यार शादी में व्यस्त था इसलिए क्लास नहीं ले पाया। यहां से कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम तक आपको एक बेहतरीन रिवीजन दे सकूं। प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में कौन सी ग्रंथि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो देखो बच्चों, ये ग्रंथि है आपको यार थाइमस। बाकी सब ग्रंथि के बारे में जान लीजिए। देखो पिनियल ग्रंथि तो कहां है भाई? तो मस्तिष्क में है। और पिनियल ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं? जैविक चक्र वाला ग्रंथि। मतलब क्या जैविक चक्र? भाई रात को देखो तुम एक चीज ऑब्जर्व करो कि जैसी रात के 9-10 बजा तो अपने ही नींद आया। दिन में तो देखो यार कम ही आदमी सोता है। मतलब पिनियल ग्रंथि रात में एक्टिव हुआ और आपको नींद के आगोश में ले जाने वाला, है ना जी, रसायन छोड़ा और आप नींद में चले गए। तो जैविक चक्र। दूसरा चीज पिनियल ग्रंथि से है कि पिनियल ग्रंथि से ही देखिए त्वचा का रंग किसके कारण? त्वचा का रंग किसके कारण? तो मेलानिन। और पिनियल ग्रंथि से ही आपको यार मेलानिन जो त्वचा में रंग देता है वो निकलता है। प्यारे बच्चों, मेलानिन जो है जिससे आपको त्वचा को रंग मिल रहा है, ये पराबैंगनी, ये आपको यार पराबैंगनी किरण को सोखता है। पराबैंगनी किरण को यार अवशोषित करता है। कौन भाई? मेलानिन। अब देखिए पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि ये आपके मस्तिष्क में है। और एक चीज जानिए, ये जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि के ऊपर देखिए आपको एक और भी ग्रंथि है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि के ऊपर एक और ग्रंथि है बच्चों जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। लेकिन देखो यार हाइपोथैलेमस के अंदर आपको पीयूष ग्रंथि है। तो देखो पहला हाइपोथैलेमस यार कुछ रस छोड़ेगा, रसायन छोड़ेगा जिससे पीयूष ग्रंथि एक्टिव होगा, है ना। तो पीयूष ग्रंथि हम लोग का कैसा ग्रंथि है बच्चों? तो मास्टर। अब क्यों मास्टर है ये भी समझो। पीयूष ग्रंथि हमारा मास्टर ग्रंथि सबसे छोटा है पर मास्टर है। क्यों मास्टर है भाई? तो पहला चीज के हमारे लंबाई को नियंत्रित करता है। ये हमारे यार भावना को, गुस्सा, जलन, ईर्ष्या, प्यार, देशभक्ति में रोआ खड़ा हो जाना, ये सारा चीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसलिए मास्टर ग्रंथि है ना। अब पीयूष ग्रंथि किसके अंदर है? तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यार रसायन छोड़ेगा जिससे पीयूष ग्रंथि एक्टिव होगा। मतलब क्या कि पीयूष ग्रंथि को कौन नचा रहा है? हाइपोथैलेमस। और इसलिए प्यारे बच्चों हाइपोथैलेमस को हम लोग कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। मास्टर के भी मास्टर कौन? हाइपोथैलेमस। और अब बात करते हैं हम लोग यार थाइमस के बारे में कि थाइमस ग्रंथि आपको यार कैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। कौन ग्रंथि बच्चा? तो थाइमस। देखिए हर क्वेश्चन का तो डिस्कस करेंगे तो लग जाएगा यार 4 घंटा। तो जो जो इंपॉर्टेंट हमें लगेगा उसको डिस्कस करते चलेंगे। जो जो यार कुछ टास्क आपको भी देंगे वो करते चलिए। और बिल्कुल देखिए उस तरीके से चलिएगा तो सटीक और अच्छा इजी से लेके टफ तक सारा चीज को अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। जिस पोर्शन में आपको डाउट रहे वो यार कमेंट कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता लगता है कि एक्चुअल में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। देखिए थाइमस, देखिए रक्त हमारा बनता है यार कहां यार? अस्थि मज्जा में। मोटा मोटा चीज समझिए, बोन मैरो में क्या क्या बना? WBC, RBC, है ना जी, और प्लेटलेट्स। अब ये जानते हैं कि शरीर का बॉडीगार्ड कौन है? शरीर को रोग से कौन बचाता है? तो शरीर को रोग से बचाता है WBC।
और WBC में बहुत सा पार्ट आपको है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, स्नोफिल, बेसोफिल, बहुत पार्ट। लेकिन यार WC का दो चीज तो आपको यार बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। पहला कि WC का बड़ा बेटा का नाम है मोनोसाइट और छोटा का नाम है यार लिम्फोसाइट। तो देखिए इसका काम क्या है। लिम्फोसाइट का काम है एंटीबॉडी बनाना, एंटीबॉडी बनाना। समझ रहे हो भाई, लिम्फोसाइट का काम क्या है? एंटीबॉडी बनाना। जब कहेगा श्वेत रक्तकण, शरीर का बॉडीगार्ड कौन? श्वेत रक्तकण। तीनों रक्त, श्वेत रक्तकण, लाल रक्तकण कहां भाई? तो अस्थि मज्जा। श्वेत रक्तकण का बड़ा बेटा, बड़ा साइज कौन? मोनोसाइट। लेकिन एंटीबॉडी कौन बनाया? लिम्फोसाइट। कौन बनाया भाई? लिम्फोसाइट। अब किस चीज के लिए एंटीबॉडी बनाएगा? जब हमारे शरीर में कोई बाहर का चीज, फॉरेन चीज, जो शरीर का बाहर का चीज होता है उसको कहते हैं फॉरेन मैटर हो गया। जैसे यार कोई यार जीवाणु वाला रोग घुस जाए, विषाणु वाला रोग घुस जाए। एक आप सिंपल समझिए कि आपके शरीर में यार एक कांटा घुस गया है जी, समझे मेरे भाई। अब कांटा घुस गया तो कांटा का संपर्क रक्त के साथ हो गया। अब कांटा तो आपके शरीर का चीज है नहीं, कांटा जो आपके हाथ में गया वो तो यार बाहर से आया। तो दिमाग डालिए कि कौन बेचैन होगा? अब WBC बेचैन होगा, कहेगा ए मेरा काम है यार बाहर से आने वाले चीज से लड़ना। और WBC में कौन बेचैन होगा? लिम्फोसाइट, है ना जी। तो लिम्फोसाइट यार अपना युद्ध जारी कर देगा और एक दिन देखिएगा कि वही कांटा यार फूलेगा, घाव होगा, फटेगा और स्वयं बाहर आ जाएगा, है ना। तो लिम्फोसाइट ये एंटीबॉडी बनाने का जो काम है ये थाइमस ग्रंथि पर करता है। थाइमस ग्रंथि, लिम्फोसाइट चला गया थाइमस ग्रंथि के पास और यहीं पर बैठ के यार हथियार बनाता है। इसलिए जो आपको थाइमस ग्रंथि है वो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली ग्रंथि है। अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं कीजिए। नेक्स्ट, साइटोकाइनिन हार्मोन का खोज किसने किया? तो देखो बच्चों, साइटोकाइनिन हार्मोन का खोज किया यार मिलर ने। साइटोकाइनिन क्या करता है? तो यार कोशिका विभाजन, पेड़ पौधे में जो कोशिका विभाजन हुआ उसमें मदद करता है ना जी। देखो कुरुसोवा ने खोजा था यार जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो हार्मोन है प्यारे बच्चों, उसका काम है यार पेड़ पौधा को यार मतलब कि क्या करना, तना को मोटा करना, शाखा को मोटा करना, है ना। ये काम करता है कौन? जिब्रेलिन। और यार चार्ल्स डार्विन ने आपको हार्मोन खोजा था कौन? ऑक्सिन। और इस हार्मोन का क्या काम है बच्चों? इस हार्मोन का काम क्या है कि भाई ऊंचाई बढ़ाना और नीचे से यार जड़ को नीचे तक लेके जाना। अच्छे से समझे होंगे। कोशिका विभाजन वाला काम क्या भाई? तो साइटोकाइनिन। कुरुसोवा ने क्या खोजा? तो जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या किया? तना को मोटा किया, पेड़ को तंदुरुस्त किया। लेकिन यार पेड़ को यार ऊपर, ऊंचाई, टिप को ऊंचा ले जाना तथा जड़ को नीचे ले जाने वाला काम कौन करेगा? ऑक्सिन। और ऑक्सिन का आविष्कार कौन किया प्यारे बच्चों? चार्ल्स डार्विन। विकासवाद का भी सिद्धांत दिया चार्ल्स डार्विन। और ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज पुस्तक भी लिखा चार्ल्स डार्विन। नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखो यार कोकस न्यूसीफोरा। 70S राइबोसोम के दो उपभाग निम्न में से कौन है? अब देखो 70S हार्मोन और एक होता है 80S। 80S जो हार्मोन है वो यार पूर्ण विकसित कोशिका में, पूर्ण विकसित कोशिका में, और जब 80S का बात करेंगे
तो देखो यार इसमें क्या क्या आ जाता है, 40s और 60s, 10-10 बढ़ जाता है। लेकिन 70s जो यार कोशिका पूर्ण विकसित नहीं है, जैसे प्यूकैरियोटिक कोशिका। और कहां भाई, तो देखो यार प्यूकैरियोटिक कोशिका के अलावा यार माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको 70s मिलता है। और 70s का जो पार्ट हुआ वो हो जाता है यार 30s और 50s, 30s और 50s, छोटा 30 और बड़ा 50। लेकिन 80s वाला में क्या हो जाएगा, 10-10 दोनों बढ़ जाएगा, 40 और 60। और 80s राइबोसोम कहां मिलेगा, तो पूर्ण विकसित कोशिका में। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। और कोशिका में ये जो राइबोसोम है प्यारे बच्चों, तो कोशिका के अंदर जाइएगा तो आपको यार एक है गोल्गी बॉडी, क्या नाम है इसका, गोल्गी बॉडी। अब बच्चों ये गोल्गी बॉडी में आपको लटका हुआ अंगूर की तरह क्या, राइबोसोम। लेकिन कई बार क्या होता है कि बड़ा सारा एक ही डंठल से बहुत सारा राइबोसोम लटका हुआ है, इसे हम कहते हैं यार पोलीसोम। तो राइबोसोम का गुच्छा क्या कहलाएगा बच्चों, पोलीसोम। राइबोसोम कहां लटका है, गोल्गी बॉडी में। और 80s पूर्ण विकसित कोशिका में। 70s में क्या क्या पार्ट बताया, 30s और 50s। और 70s कहां मिलेगा भाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्यूकैरियोटिक सेल, जो सेल पूर्ण विकसित नहीं है। चलिए आगे आते हैं। इमली का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो यार टेमरिंडस इंडिका। अरे बड़ा ही जो वैज्ञानिक नाम वाला बड़ा लोचा वाला चीज है। तो देखिए कुछ आपका भी इंटरेस्ट हम चाहते हैं, तो कुछ चीज का मैं आपको बोल रहा हूं, उतना का वैज्ञानिक नाम आप कर लीजिएगा। तो देखिए ऑप्शन देख के इससे एक्स्ट्रा भी रहेगा तो पकड़ा जाएगा आपको। सबसे पहले देखो यार आम, नीम, आलू, प्याज, बैगन, टमाटर, चाय, बाघ, इंसान, मेढक। तो जितना मैंने बोला, अगर आप नर्सिंग का वर्दी लेना चाहते हैं तो जरूर इतना चीज का वैज्ञानिक नाम आप लिख के रखेंगे और याद करके रखेंगे, क्योंकि इसमें कहीं कोई समझाने जैसी कोई चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम का कुछ खोज किसने किया, तो पैलाडे ने किया। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या खोजा था बच्चों, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक खोजा था। रॉबर्ट हुक ने क्या, तो मृत कोशिका का पितामह कौन, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने यार कौन सा पुस्तक लिखा, तो माइक्रोग्राफिया। और प्यारे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा कौन, अल्टमैन। और माइटोकॉन्ड्रिया को नामकरण देने वाला कौन था, तो बेंडा। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा जयांग का भाग नहीं है, अब खुद देखो भाई, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, है ना जी। और ये जो एंथर है इसी को तो हम कहते हैं यार पुमंग। तो जयांग का हिस्सा कौन नहीं है, तो एंथर। और पुमंग में क्या बताया था मैं, परागकोश, तंतु। परागकोश के ऊपर परागकण है। परागकण उड़ के कहां गया जी, वर्तिकाग्र के पास। वर्तिकाग्र से कहां गया, अंडाशय में। अंडाशय में अंडा था, अंडा और परागकोश मिला तो निषेचन हुआ, फल बना। और वो जो फल बना वो सप्तफल, ट्रू फ्रूट। यकृत का वजन कितना है, यकृत का वजन यार आपका करीब 1.5 kg है। आपका यार मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वसा घुलनशील विटामिनों का संग्रह है। जो आपका यकृत है वो वसा घुलनशील। अब प्यारे बच्चों वसा घुलनशील में क्या, A, D, E, K। देखिए यार मानव
यकृत में सबसे ज्यादा विटामिन कौन है? ए। लेकिन मछली के यकृत में, आपको यार मछली फिश के यकृत में ज्यादा विटामिन कौन है? डी। और यकृत से क्या भाई, क्या निकलता है? तो पित्त, बाइल जूस निकलता है। और क्या भाई? तो यूरिया का निष्कर्षण होता है यकृत से। चलिए आगे बढ़ा जाए। पौधे से प्राप्त होने वाला कार्बोहाइड्रेट निम्न में से कौन सा है? तो देखिए यार, स्टार्च। पौधा से आलू में, चावल में क्या है? स्टार्च। सुक्रोज, चीनी। गन्ने के रस में क्या है भाई? सुक्रोज। और फैक्ट्रोज, आपको फल के रस में क्या है? फैक्ट्रोज। और डी क्या? उपयुक्त सभी। तो सभी जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो पौधे से प्राप्त हो रहे हैं। आगे बढ़ा जाए। यकृत की बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो ग्लिंसन कैप्सूल कहा जाता है। और ये प्लूरा जो है वो फेफड़े के बाहर के झिल्ली को कहते हैं फेफड़ा, लंग्स को कहते हैं। और मानव के लंग्स में क्या होता है? रक्त और ऑक्सीजन का मिलन होता है। और रक्त में ऑक्सीजन मिलाने का काम कौन कर रहा है? आरबीसी। और शुद्ध रक्त सभी कोशिका तक कैसे पहुंचा? धमनी के माध्यम से। और अशुद्ध रक्त शिरा के माध्यम से। तो क्लास अच्छा लग रहा हो और चाहते हैं कि नहीं ऐसा क्लास आपके लिए ऑर्गेनाइज करें, तो पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। तो पढ़ने वाले विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं कमेंट कीजिए, उससे हम समझ जाएंगे। और पीछे 2 दिन जो क्लास नहीं हुआ, शादी में एंगेज थे। आगे मैं कोशिश करूंगा कि जब तक आपका एग्जाम है तब तक मैं 7-8 क्वेश्चन और डिस्कस करके एक अच्छा रिवीजन आपको दे सकूं। मूत्र में ज्यादा मात्रा में यूरिया का विद्यमान रहना क्या कहलाता है? यूरेमिया। यूरिया ज्यादा रहे तो यूरेमिया। लेकिन एक चीज देखो कि यार अगर किसी आदमी को यार पेशाब बहुत ज्यादा होता है ना, और पेशाब ज्यादा होने लगता है तो कहता है यार आपका शुगर खराब हो गया, आपको शुगर हो गया, मधुमेह हो गया, है ना। तो देखो एक चीज है, हमारे शरीर में एक हार्मोन है जिसका नाम है ADH, जिसे कहते हैं यार एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसे यार वैसोप्रिन भी कहते हैं, वैसोप्रिन। तो देखो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो प्यारे बच्चों, अब रेगिस्तान में जो जानवर रह रहा है वो अगर बार बार पेशाब करेगा तो उसके शरीर का यार पानी ही खत्म हो जाएगा। तो रेगिस्तान के जानवर में आपका यार ADH जो है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जिसको शुगर हो जाएगा उसका किडनी यार सही से पानी को फिल्टर नहीं कर पाएगा, और उसमें यार ADH का मात्रा क्या होगा? ADH का मात्रा शुगर वाले में क्या होगा भाई? तो कम जाएगा। चाहे आप चाय ज्यादा, कॉफी ज्यादा पूछिए, जब पीजिएगा तो ADH का मात्रा कम जाएगा। और ADH का मात्रा जब कमेगा तो आपको यार पेशाब मूत्र का जो आप त्याग कीजिएगा वो बार बार कीजिएगा, है ना जी। और मूत्र में सबसे ज्यादा चीज आपका क्या है? यूरिया। मूत्र में सबसे ज्यादा चीज क्या है? यूरिया। और भैया मूत्र में यार यूरिया का मात्रा ज्यादा हो जाए तो क्या कहेंगे? यूरेमिया। लेकिन यार पेशाब बार बार लगे तो इसे हम कहेंगे यार डाययूरेमिया। पेशाब ज्यादा बार लगे तो इसे क्या कहेंगे? डाययूरेमिया। और पेशाब को कंट्रोल करने वाला कौन है? ADH हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और ADH हार्मोन किस में ज्यादा है? रेगिस्तानो जीव जंतु में, रेगिस्तान वाले जीव जंतु में, क्योंकि उनको पानी का अभाव है, ज्यादा पेशाब करेंगे दिक्कत हो जाएगा। लेकिन हम लोग का अगर शुगर और मधुमेह, डायबिटीज हो जाए तो ADH अपने आप कमेगा और पेशाब हम ज्यादा करेंगे। चलिए आगे। सरीसृप एवं पक्षियों के बीच में योजक कड़ी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं यार आर्कियोपेटेरिक्स। देखिए सरीसृप, रेंगने वाला प्राणी में कुछ चीज मिलता है और उड़ने वाला प्राणी में कुछ चीज मिलता है, कुछ चीज नहीं मिलता है। जैसे दांत मिल जाएगा, पूंछ मिल जाएगा, लेकिन भाई चिड़िया का चोंच होता है वो तो नहीं मिलेगा रेंगने वाला में।
तो इस दोनों में जो संबंध जोड़ने का जो प्रक्रिया है इसे हम कहते हैं आर्कियोपटेरिक्स। नेक्स्ट प्रश्न, प्राकृतिक चुनाव नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये आपको यार चार्ल्स डार्विन ने दिया। प्यारे बच्चों देखिए, क्वेश्चन आसान भी लाएंगे, क्वेश्चन टफ भी लाएंगे, क्वेश्चन यार हर किस्म का लाएंगे ताकि आपको तैयारी बिल्कुल परफेक्ट मिले। और मैं जो आपको यार डिस्कस करा रहा हूं, तो मैं करीब यार 22 साल से आर्मी के बच्चों को सारा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। तो 22 साल में कैसा पैटर्न रहा है, उस सब तरह का पैटर्न मिलाकर बिल्कुल आपके लिए प्रश्न रखता हूं। कई बार इजी भी प्रश्न रहेंगे, कई बार टफ भी रहेंगे, कई बार आपको मीडियम भी रहेंगे। इससे घबराई नहीं, आपको बिल्कुल तीनों लेयर में तैयार होना चाहिए। आते हैं सोना को कठोर करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सोना को कठोर करने के लिए उसमें यार तांबा मिलाते हैं। शुद्ध सोना यार कितने कैरेट का? तो 24 कैरेट का, है ना जी। और याद रखिए, सोना और प्लेटिनम आपको यार स्वतंत्र अवस्था में मिलता है। स्वतंत्र अवस्था मतलब क्या कि बिना अयस्क का भी, जैसे लोहा आपको मिल रहा है, लेकिन यार कहां से मिल रहा है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिम्बोनाइट से। तांबा आपको मिल रहा है तो मैलाकाइट से मिल रहा है, क्यूपीराइट से मिल रहा है। एल्युमिनियम आपको मिल रहा है तो बॉक्साइट, कोरेंडम, फेलोस्पर, इससे आपको एल्युमिनियम मिल रहा है। लेकिन स्वतंत्र अवस्था मिलने वाला कौन है भाई? तो आपका प्लेटिनम और सोना। तांबा को हवा में रख दोगे तो रंग इसका हो जाएगा हरा। और ये तो यार पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि तांबा को अगर साफ करना है तो इसमें यार कौन से अम्ल से हम साफ करेंगे तांबा को? तो सिट्रिक अम्ल से। सिट्रिक अम्ल, और सिट्रिक अम्ल किसमें है बच्चा? तो नींबू में कौन सा अम्ल मिल रहा है? तो नींबू में सिट्रिक अम्ल। चलिए आगे आते हैं। ब्रुफेन किस बंध में बंधा है? देखो पहले ब्रुफेन, आपको ब्रुफेन C3H18O2 होता है ब्रुफेन। ये कैसा बंध है? ये बंध है यार सहसंयोजी। सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध में क्या होता है कि आपको यार इलेक्ट्रॉन साझा नहीं, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होता है। अब देखिए पूरा टॉपिक तो बहुत लंबा हो जाएगा मेरे दोस्त, तो शॉर्टकट में समझ लो कि सहसंयोजी बंध जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? साझा होगा, शेयर होगा। और आयनिक बंध जिसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। अब देखो आयनिक बंध वाला जो है, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है भाई? तो एक धातु होना चाहिए और अगला आपको अधातु होना चाहिए। अब ये सब चीज तो आपको जानना ही चाहिए कि धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग। और इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। जैसे सोडियम है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो धातु क्या करता है? ऑक्सीकरण की क्रिया। और इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, मतलब पॉजिटिव है, हमारे पास एक्स्ट्रा था, हमने दिया प्लस। अब अधातु, अधातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, क्लोरीन है ना जी। तो यार ये इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, कम रहा है इसको, है ना। ये आपको कटाइन है, आपका अनाइन। ये प्लस और माइनस अपोजिट चार्ज हैं, तो एक दूसरे से क्या होंगे? जोर से चिपकेंगे और बनेंगे यार NaCl। तो देखो भाई, ऐसा बंध जिसमें धातु और अधातु हो उसे हम कहते हैं आयनिक बंध। और ये भी जान चुके होंगे कि सबसे मजबूत बंध कौन सा? तो आयनिक बंध है ना जी। लेकिन ब्रुफेन जो है, इसमें यार कार्बन भी अधातु, हाइड्रोजन भी अधातु, ऑक्सीजन भी अधातु। तो कैसा बंध है? सहसंयोजी। इसमें इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। और भी एक दो चीज जान जाइए कि आयनिक बंध वाला जो भी यौगिक है, आयनिक बंध वाला जो यौगिक है वो आपका यार पानी में घुलनशील है, पानी में घुलनशील। अब समझ लीजिए, मान लो कि यार ये नमक NaCl, ये हो गया यार KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ये हो गया यार MgCl2, भाई धातु। और अगला क्या? अधातु। ये सब किस में घुल जाएगा? ये सब यार पानी में घुलनशील है।
लेकिन यार ये सब नहीं घुलेगा, आयनिक बंध वाला नहीं घुलेगा किसमें, तो आपको यार ईथर में, कार्बनिक द्रव में नहीं घुलता है, ईथर में, बेंजीन में, पेट्रोल में। अभी आप नमक को पेट्रोल में डाल के देखिएगा, कितना घुमाइए वो घुलेगा नहीं, लेकिन नमक को पानी में डालिएगा तो बिला जाएगा। तो आयनिक बंध वाला घुलनशील है किसमें बच्चा, तो पानी में। और आयनिक बंध वाला किसमें नहीं घुल रहा है, तो ईथर, बेंजीन और पेट्रोल में नहीं घुल रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों, जो सहसंयोजी बंध वाला यौगिक है, जो सहसंयोजी बंध वाला यौगिक है, ये यार ईथर, बेंजीन और पेट्रोल में घुलनशील है, लेकिन पानी में ये घुलनशील नहीं है। क्या समझे, धातु और अधातु आयनिक बंध, इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अवकरण। धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और इलेक्ट्रॉन त्याग और ग्रहण करके जो बॉन्ड बना वो कौन, आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन को साझा करके जो बॉन्ड बना वो क्या, सहसंयोजी बंध, है ना जी। आयनिक बंध वाला किसमें घुलनशील, पानी में। और किसमें ना घुलनशील, तो ईथर, बेंजीन, पेट्रोल। लेकिन सहसंयोजी बंध वाला, कोवैलेंट बॉन्ड वाला जो यौगिक है वो यार पानी में नहीं घुलेगा, उल्टे करेगा, लेकिन ईथर, बेंजीन और पेट्रोल में घुल जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लोहे के निष्कर्षण में, लेह नहीं लोहे के निष्कर्षण में कौन सा यौगिक प्रतूषक के रूप में है, ते है बच्चा कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट आपका शरीर का क्या है भाई, तो पथरी है। देखिए सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसे हम कहते हैं लूनर कास्टिक। ये आपका क्या है भाई, जो आप चुनाव में चिन्ह लगाते हैं वो सिल्वर नाइट्रेट है। लॉन्ड्री में जो यार कपड़े पर निशान दिया जाता है सिल्वर नाइट्रेट से दिया जाता है। और सिल्वर क्लोराइड, इसे हम यूज करते हैं फोटोक्रोमिक कांच, फोटोक्रोमिक कांच। सिल्वर क्लोराइड को हम लोग कहते हैं बच्चों यार हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। अब देखिए सिल्वर क्लोराइड, फोटोक्रोमिक कांच। अब फोटोक्रोमिक कांच को यार फोटोग्राफी मत समझ लीजिए। फोटोक्रोमिक कांच क्या हुआ बच्चा, देखो ये चश्मा है, आपने सब देखा होगा कि धूप में गया तो काला हो गया और छांव में आया तो देखो सफेद है। तो ये जो कांच है वो फोटोक्रोमिक है। और इसमें क्या यूज किया गया है, तो सिल्वर क्लोराइड, हॉर्न सिल्वर। लेकिन चुनाव का चिन्ह सिल्वर नाइट्रेट। शरीर में पथरी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। लोहे के प्रगलन में अशुद्धि, कैल्शियम सिलिकेट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा फोटोग्राफी, तो भैया फोटोग्राफी में यूज होता है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। और भी भाई सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, और सिल्वर आयोडाइड आपका कृत्रिम वर्षा, और सल्फर डाइऑक्साइड आपका अम्ल वर्षा। तो आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत सारे प्रश्न हैं। किस ऐसे पदार्थ निम्न में से कौन है जिसका जलीय विलयन विद्युत का चालक होगा, तो देखो गन्ने का रस ना, क्योंकि यार आयन नहीं बनेगा। आयन बनने के लिए चाहिए आयनिक बंध। धातु और अधातु वाला घोल, ग्लूकोज देखो भाई C6H12 O6 सब अधातु, यहां भी आयन नहीं बनेगा। नमक भैया, तो भैया NaCl देखो आयन बनेगा, पानी में जाएगा तो Na+ आयन और Cl- आयन। एथिल अल्कोहल C2H5OH सब अधातु, इसमें भी आयन नहीं बनेगा। तो कौन यार विद्युत का यार अच्छा सुचालक होगा, साधारण नमक वाला। एक चीज और जान लो, अब ये नमक है NaCl, बहुत मजबूत बंध में बंधा है जी, MgCl2 बताएं। और जो भी आयनिक बंध में बंधा हुआ यौगिक है मेरे प्यारे बच्चों, वो ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में
क्या ठोस अवस्था में बच्चा? ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक। लेकिन इस सबको यार पानी में अगर घोल दो तो हो जाएगा क्या? सुचालक। क्योंकि पानी में घोलने पर सुचालक क्यों? क्योंकि विद्युत के चालक होने के लिए या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो धातु के पास है, नहीं तो यार मुक्त आयन होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सुमंग भर लीजिए, परमानेंट वाला नौकरी है यार, नर्सिंग वाला, लग जाइएगा तो क्या संभव है। तो पूरे मन आत्मा से लगिए और आपको कोई भी टॉपिक, अगर बायोलॉजी का रहे, केमिस्ट्री का रहे, फिजिक्स का रहे, चाहे जीके का ही कोई ऐसा टॉपिक जो आप कंफ्यूज रहते हैं, वैसे टॉपिक का कमेंट कीजिएगा। क्योंकि देखो यहां तक तो वही बच्चा पहुंचा होगा जो रियल में नर्सिंग का तैयारी कर रहा है और नर्सिंग की तैयारी करने के साथ साथ वो सीरियस है, वो अपना वर्दी लेना चाह रहा है ना। तो उद्देश्य क्या है हमारा? अब बक रहे हैं और उससे यार किसी को लाभ ना हो, उससे कोई पढ़ के निकले ही नहीं, तो फिर तो बेकार काम है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारा काम है, एकदम बिजी शेड्यूल रहता है। आप ये समझ लीजिए, जो बच्चे नहीं जान रहे हैं, ऐसे बिहार के बच्चे आपको सारे त्रिशूल संस्थान को जानते हैं, कोई बच्चे बाहर के भी होंगे। ये संस्था 22 वर्षों से आपको यार आर्मी के जवानों को बनाने का कार्य कर रहा है। संस्था का एक बहुत बड़ा परिवार है, 30-40 लोगों का परिवार है। और ये सब्जेक्ट मैं कर रहा हूं, हर सब्जेक्ट के यार 2-2 टीचर हैं, सब कुछ है। और संस्था मेहनत पर भरोसा करता है। संस्था ये अच्छी तरीके से जानता है कि फौज में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। जो बच्चा मेहनत करेगा, लगन लगाएगा, उसको कोई रोकेगा नहीं। और यहां से 1-2 नहीं, करीब करीब 22 वर्षों में यार 40-50 हजार बच्चे, है ना, वर्दी पहने हैं और आज इस मां भारती के सेवा में लगे हुए हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से सर्वाधिक मात्रा में सागर में कौन सा यौगिक मिलेगा? देखो भैया, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो चटनी क्वेश्चन फटते कहेगा यार सोडियम क्लोराइड NaCl। नमक मिलता है ना जी, नमक क्या है? यौगिक। चलिए आगे। कागज पर पुराने अंगुलियों को निशान निम्न में से किससे डेवलप किया जाता है बच्चों? तो देखो यार H2O2, जिसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं, है ना जी। भाई देखो H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से महंगा कपड़ा, महंगा पेंटिंग, ऐसा पेंटिंग है जो करोड़ों करोड़ों का है ना। और उसमें भी आपने सुना होगा ऑयल पेंटिंग। ऑयल पेंटिंग ऑयल पेंटिंग पर आपको लेप है यार PBS का, लेड सल्फाइड का। ये पूछा हुआ क्वेश्चन आपका है कि ऑयल पेंटिंग पर किसका लेप है? तो लेड सल्फाइड का। और ये भी पूछा हुआ है कि ऑयल पेंटिंग को साफ किससे करेंगे मेरे बच्चों? H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और उंगलियों के निशान डेवलप करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वायुमंडल के किस मंडल में सर्वाधिक ऑक्सीजन होगा बच्चों? तो क्षोभ मंडल। वायुमंडल का सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल। सारे मौसमीय परिवर्तन, मतलब कि बारिश होना, ओला गिरना, बर्फ गिरना, ये सब कहां भाई? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर में। क्षोभ मंडल के ऊपर गए तो क्या आया? समताप मंडल। समताप 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 पर क्या याद रखना है आपको बच्चों? तो समताप मंडल के ही बीच में है आपको यार ओजोन परत। ओजोन परत, ओजोन परत आपको किससे बचा रहा है? पराबैंगनी किरण से। ओजोन परत में छिद्र कौन कर रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और समताप मंडल में क्या उड़ रहे हैं भैया? तो हवाई जहाज उड़ रहा है, जेट विमान उड़ रहा है। और समताप मंडल के बाद यार आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल से 2 चीज याद रखिए, ये आपको यार सबसे ठंडा मंडल, सबसे ठंडा मंडल। और उल्का पिंड, रात को आसमान में देख रहे हैं और फट से तारा टूटा, कहेंगे तारा टूटा। अरे नहीं, तारा नहीं टूटा। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में बहुत सारे उपग्रह
हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, वो भटक जाते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में आ गए। अब पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के कारण उसमें आग लग जाता है, और ये आग लगने का घटना होता है यार मध्यमंडल में। तो मध्यमंडल को क्या जानना है, पूछेगा कि वायुमंडल में सबसे ठंडा मंडल मध्यमंडल, उल्कापिंड मध्यमंडल, और बच्चों रेडियो टेलीविजन प्रसारण के लिए आयन मंडल। चलिए आगे आ जाते हैं। जलती हुई मोमबत्ती का कौन सा भाग सबसे ठंडा होगा? देखो यार, कोई मोमबत्ती ऐसे जल रहा है, तो सबसे पहले यार बाहर वाला पार्ट को, इस पार्ट को जब तुम देखोगे ध्यान से, जब देखोगे तो तुमको यार ब्लू कैसा नजर आएगा? तो यार ब्लू टाइप का एक लेयर नजर आएगा। क्या इसमें आपको ब्लू टाइप का आपको लेयर नजर आएगा। ये सबसे बाहरी भाग है, इसे कहते हैं ब्लू जोन। ये सबसे गर्म है, सबसे गर्म। फिर देखो यार मोमबत्ती के लौ में जब बीच में देखोगे तो आपको यार ऐसा है ना जी, तो इसको कहते हैं दीप्त जोन या येलो जोन, है ना। और जब बीच में ध्यान जाएगा आपका तो यार यहां ऐसे काला नजर आएगा, इसे कहते हैं यार डार्क जोन। डार्क जोन तो याद रखिए, सबसे गर्म ब्लू जोन बाहरी वाला, सबसे ठंडा डार्क जोन सबसे बीच वाला। और आगे आ जाइए, निम्न में से कौन किसमें लोहे का प्रचुर स्रोत है? तो चलिए इसने आपने झट से कर दिया, हरी सब्जियां। आगे बढ़ जाते हैं, निम्न में से किस विटामिन को एंटीजन विटामिन कहते हैं? एंटी एजिंग। एजिंग, एंटी एजिंग मतलब क्या? कि बुढ़ा भी जवान हो जाए, चेहरे पर चमक आ जाए, है ना जी, बाल ना झड़े और प्रजनन क्षमता में मदद करे, वो विटामिन आपका यार विटामिन ए, ई, टेकोफेरॉल। लेकिन यार फॉलिक एसिड कौन सा विटामिन? तो B9। थायमिन कौन सा? तो B1। रेटिनॉल क्या? ए। एक्जॉर्बिक अम्ल C। कैल्सीफेरॉल D। और फिनोक्वालिन रक्त का थक्का जमने वाला विटामिन कौन? K। और विटामिन को कौन खोजा? तो फंक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जिस पात्र में रखा जाए उसी का आकार ग्रहण कर लेने वाला को क्या कहते हैं? तो भैया द्रव। क्यों? क्योंकि द्रव का यार आयतन निश्चित है पर आकार अनिश्चित है। मतलब क्या कि बाल्टी में रखें तो बाल्टी का आकार पकड़ लिया, लोटा में रखें तो लोटा का आकार, गिलास में डालें तो गिलास का आकार, है ना जी। जैसे पात्र में डालेंगे वैसा आकार बना लेगा द्रव, लेकिन अपने आप हर जगह उसका आयतन वॉल्यूम सेम रहेगा। चलिए आगे आते हैं। निम्न में से इथाइल अल्कोहल को खराब कर देगा, है ना जी। तो इथाइल अल्कोहल को खराब करने वाला इसमें है यार आपको मिथाइल अल्कोहल। ये जहरीला अल्कोहल है। आजकल देखते हो ना गांव में, देखो शराब बनता है किरमन के द्वारा। कई जगह आप जहरीले शराब का यार सूचना सुनते हैं, किसके पीने से कई लोग मर गए, है ना। तो बनाना था इथाइल अल्कोहल, ठीक से बनाया नहीं, बन गया कौन? मिथाइल अल्कोहल। अभी पीजिएगा, है ना। तो पहले यार आपका ऑप्टिक नर्व गल जाएगा, हल्का फुल्का डैमेज किया तो हमेशा के लिए अंधे हो जाइएगा, और ज्यादा मात्रा में ले लीजिए तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है। तो इथाइल अल्कोहल को खराब कर देना है तो इसमें से मिथाइल अल्कोहल डाल देंगे, है ना। फिर ये क्या हो गया? जहरीला हो गया। मिथाइल अल्कोहल को हम लोग यार वुड अल्कोहल या कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं। चलिए आगे आते हैं। निम्न में से किस धातु का प्रयोग इस्पात में जंग को रोकने के लिए होता है? तो प्यारे बच्चों, जंग को रोकने के लिए उपयोग होता है क्रोमियम। और कार्बन का उपयोग किस लिए होता है? तो कठोरता को बढ़ाने के लिए। जितना कार्बन आप डालिएगा उतना ही इस्पात में कठोरता क्या है? बढ़ेगा। और इस्पात किसका मिश्रण है? तो लोहा, क्रोमियम,
और निकेल और कुछ थोड़ा बहुत इस्पात भी मिलाते हैं, ज्यादा नहीं, ज्यादा मिलाइएगा तो इस्पात का क्या है, प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा कठोर हो जाएगा तो प्रत्यास्थता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर C14 का अर्धायु काल 5000 वर्ष है तो 32 ग्राम C14 को 2 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। देखो बच्चों, C14 है रेडियो सक्रिय पदार्थ, है ना, और जो पदार्थ रेडियो सक्रिय है उसमें से स्वतः अल्फा बीटा और गामा किरणों का निष्कर्षण होता है, मतलब स्वतः ही उसमें क्षय होता है ना। अब देखो यार, जितने समय में उसका आधा क्षय हो जाए, मान लीजिए 1 kg था और आधा kg जितना दिन में हो जाए उसे हम कहते हैं अर्ध आयु काल। आप तो जानते हैं जीवाश्मों की आयु पता करते हैं कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग में गणना क्या होता है, C14। तो हमने क्या कहा कि 1 kg था और 1 kg से आपको यार 500 ग्राम होने में आपको यार जो समय लगा वो है अर्धायु काल। लेकिन सोचने वाली बात है, अब ये 500 ग्राम हो गया तो इसको यार 250 ग्राम बनने में भी उतना ही लगेगा समय, फिर इसको यार 125 ग्राम बनने में भी उतना ही लगेगा। प्रश्न है कि अर्धायु काल 5000 वर्ष है, 32 ग्राम है और इसको बनाना है 2 ग्राम, तो चलिए बना देते हैं। हमारे पास यार कितना ग्राम था, 32 ग्राम। 32 ग्राम से 16 ग्राम होने में कितना साल, तो 5000 साल। 16 ग्राम से 8 ग्राम होने में, 8 ग्राम से फिर कितना भैया, 4 ग्राम, और 4 ग्राम से कितना, तो 2 ग्राम। तो खुद देखिए यार 5, 10, 15, 20, कितना साल लग जाएगा, तो 20,000 साल, 20,000 साल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्लास अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और आगे कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जितना आप लोग एक्टिव रहिएगा उतना ही एक्टिव होकर हम पढ़ाएंगे भैया। अब आपके लिए स्पेशल समय निकाल के काम कर रहे हैं, पता लगे कोई सुनने ही वाला ही नहीं है तो फिर तो दिक्कत है। अल्फा किरणों का झुकाव किस ध्रुव की ओर होगा, तो अल्फा किरणों का झुकाव ऋण ध्रुव की ओर होगा। कोई बात नहीं भाई, 3 तरह का किरण है, दिमाग में रखिए, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा प्लस चार्ज है, बीटा माइनस चार्ज है और गामा पे कोई चार्ज नहीं है। अब अल्फा चलेगा भाई तो देखो यार यहाँ यार माइनस चार्ज और प्लस चार्ज वाला रहे, है ना। तो आप जानते हैं कि यार चार्ज अगर अपोजिट रहे, प्लस का झुकाव किसकी तरफ होगा, माइनस की तरफ, तो अल्फा चलेगा। रास्ता में यार माइनस वाला मिलेगा तो यहीं पर अपने जर्नी को समाप्त कर देगा। अब बीटा यहां से चलेगी और यहां यार प्लस और इधर माइनस। अब बीटा पे कौन चार्ज है, माइनस, तो बीटा यार इधर की इधर, तुम फट से कहो कि नहीं बीटा प्लस के पास धन ध्रुव की ओर झुक जाएगा, पर गामा हमेशा अपने मंजिल तक पहुंचेगा। इसको कोई प्लस और माइनस डैमेज नहीं कर सकता है, इसको कोई विचलित नहीं कर सकता है। और मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम तक तुम भी गामा बन जाओ और अपने माइंड को विचलित ना करो और जम के पढ़ो। सफलता तुम्हारा होगा, वर्दी तुम्हारा होगा, बुलेट तुम्हारे पास होगा, रेबन का चश्मा तुम्हारे पास होगा और तुम इस देश का यार क्या होगे, ब्रांड। आर्मी का वर्दी पहना हुआ बंदा से बड़ा यार ब्रांड कौन हो सकता है इस देश के लिए। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1 पिकोमीटर कितना बराबर होता है, तो 1 पिकोमीटर यार 10 के पावर माइनस 12। ये क्या है भाई, तो 1 माइक्रोमीटर। और 9 वाला तो जान ही रहा है नैनोमीटर, और 10 वाला क्या है भाई, तो 1 फर्मी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर झूला झूल रहा व्यक्ति झूले का रस्सी पकड़कर खड़ा हो जाए तो झूले का आवर्तकाल में क्या असर पड़ेगा, हैं जी। तो देखिए झूले का आवर्तकाल कमेगा और झूले की आवृत्ति बढ़ेगी। पर देखो साइंस हमेशा प्रूफ मांगता है। साइंस कहता है कि यार बढ़ेगा तो काहे बढ़ेगा और कमेगा तो काहे कमेगा। चलिए इसको समझा ही देते हैं। देखो यार 1 सेकंड में कोई कण जितनी बार कंपन करे, 1 सेकंड में मान लो यार
ये 100 बार कंपन करे तो 1 सेकंड में जितना कंपन, 1 सेकंड में जितना कंपन हुआ वो क्या है? आवृत्ति। तो 1 सेकंड में जितना कंपन होगा वो क्या कहलाएगा? आवृत्ति। मान लो 1 सेकंड में 100 बार कंपन कर रहा है तो आवृत्ति हो जाएगा क्या? 100 हर्ट्ज। ठीक है जी। लेकिन यार इसको एक बार काटने में, मतलब एक बार इसको यार चक्कर लगाने में जो समय लगे, एक कंपन में लगा समय, एक कंपन में लगा समय, आपका क्या हुआ? आवर्तकाल, है ना। अब मान लो यार आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, ये आपको क्या कह रहा है? आवृत्ति 100 हर्ट्ज आपको क्या कह रहा है कि 1 सेकंड में 100 बार घूमा, है ना। आवर्तकाल क्या कहता है कि एक बार घूमने में लगा समय। अगर आवृत्ति यार 100 हर्ट्ज है तो यार आपका यार आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 1/100 सेकेंड। अगर 1 सेकंड में 100 बार घूमता है तो एक बार घूमने में कितना समय लगेगा? 1/100 सेकेंड। अब देखो, अगर यार घूम रहा है तो कुछ दूरी भी तय कर रहा है, ऐसे जा रहा है तो कुछ दूरी तय कर रहा है, तो जो दूरी हुआ वो हो गया आपको तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। और बच्चों जब ये कांप रहा है तो कांपते कांपते यार जो यार उच्चतम ऊंचाई तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा, कोई झूला ही झूल रहा है तो एक लेवल तक गया, फिर डाउन होके फिर पीछे एक लेवल तक आया, तो झूलते झूलते जो सबसे यार महत्तम ऊंचाई को पकड़ा, इसे कहते हैं आयाम। तो क्या जाने 1 सेकंड में जे बार कांपा वो क्या? आवृत्ति। 1 सेकंड में अगर 50 बार कंपन कर रहा है तो आवृत्ति 50 हर्ट्ज, और आवृत्ति 50 हर्ट्ज तो आवर्तकाल कितना? 1/50 सेकेंड। और एक कंपन में तय किया गया दूरी तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, और कांपते हुए जो सबसे ऊंचा पहुंचा वो क्या है? आयाम। अब देखो यार झूला वाला पर बात आओ। झूला वाला जो है वो पेंडुलम फार्मूला बनता है, और पेंडुलम में देखो यार आवर्तकाल T होता है 2 पाई रूट अंडर L/G, 2 पाई रूट अंडर L/G। अब देखिए यार ये पेड़ का टहनी था, इस पर आप झूला लगाए हुए थे, पटरा था आपका, इस पर आप बैठ के झूला झूल रहे थे, है ना। झूला आपने यार इस ढंग से झूला जा रहा था। अब देखो यहां पर आपके बगल में कोई और बैठ गया, इधर और बैठ गया, और पूछे आपसे कि भाई तू झूल रहा था तो अगल बगल में और तुम्हारा दोस्त बैठ गया, इससे यार आवर्तकाल और आवृत्ति में क्या फर्क पड़ेगा, झूले के स्वास्थ्य पर क्या फर्क पड़ेगा? तो आप फट से कहना कि झूले के स्वास्थ्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि देखो 2 पाई 2 पाई 22/7 और L/G, एक जगह यार 10 बैठ जाए भाई, मास का तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं है ना जी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा उदंड होते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, झूला तो झूलते ही रहते हैं, और आप लोग तो ऐसा काम पक्का ही किए होंगे, खड़ा हो गया स्टाइल मारने के लिए, है ना। और देखो यार से इधर से रस्सी पकड़ लिया, डायग्राम ठीक से नहीं बनता मेरे भाई, लेकिन समझ लो कि कोई है, खड़ा हो गया ऐसे पकड़ के, खड़ा होकर ऐसे ऐसे झूलने का कोशिश किया। अब देखो क्या हो जा रहा है, जब तुम यार रस्सी पकड़ा तो इससे ऊपर का चीज काउंट हो गया, इससे नीचे वाला काउंट नहीं हुआ। तो क्या घट रहा है तुम्हारा, क्या घट रहा है? पहले यार एल जो था ये पूरा था, अब यहां पकड़े खड़ा हो गया तो एल इससे ऊपर वाला ही काउंट होगा, तो एल मेरा यार कम जाएगा। और बच्चा जब एल आपका कम जाएगा, ऊपर वाला का मान कमेगा, तो ये ओवरऑल टी का मान बढ़ेगा कि कमेगा? बोलो। ऊपर मान लो यार कि 20/4 था, है ना। अब आपको यार ये हो जाए, ऊपर वाला कम जाए, ये हो जाए यार 12/4,
तो बताओ यार, ऊपर ज्यादा था तो 5 मान आ रहा था, ऊपर यार 12 है तो कितना मान आ रहा है 3, तो ऊपर कमेगा तो इसका मान क्या होगा, कमेगा, क्योंकि भाई 2 भी कांस्टेंट है भैया, पाई भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट है। एल कमा तो टी कमा, टी क्या है, आवर्तकाल, तो आवर्तकाल कमेगा और आवर्तकाल का उल्टा होता है आवृत्ति। आवर्तकाल कमेगा तो आवृत्ति बढ़ेगा। तो क्या जाने झूला को लेकर कि 1 की जगह 5 बैठ जाएं, झूले के स्वास्थ्य पे कोई फर्क नहीं, लेकिन खड़ा हो जाएंगे तो आवर्तकाल कम जाएगा, आवृत्ति बढ़ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साबुन वाला पानी रंगीन क्यों नजर आता है, व्यतिकरण, रूम में गंध फैलेगा विसरण, सूर्य से प्रकाश आएगा विकिरण, वनस्पति तेल से डालडा बनेगा हाइड्रोजनीकरण, रबर को कठोर करोगे यार सल्फ्यूरिकरण, वल्कनाइजेशन, फिटकिरी को मटमैले पानी में डाल दोगे, फिटकिरी मटमैला सब पानी को खींच लेगा यार स्कंदन, क्या जी, स्कंदन, ठोस को गर्म करोगे कौन विधि, चालन, और गैस और द्रव जिसमें यार गर्म कण ऊपर और ठंडा कण नीचे, वो क्या भाई, तो संवहन। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर वाला कौन सा रंग है, तो देखो प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर लाल और नीचे बैंगनी, लेकिन द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर रंग कौन है भैया, बैंगनी। हवा के गति को निम्न में से किस उपकरण से मापते हैं, तो न्यूमोमीटर। लेकिन यार किसी यार ऊंचाई को, हवाई जहाज की ऊंचाई चाहे गुब्बारा का ऊंचाई को मापते हैं किससे, अल्टीमीटर। समुद्र में समय, क्रोनोमीटर, पेड़ की वृद्धि, केस्कोग्राफ, समुद्र की गहराई, फैदोमीटर, और ज्यामितीय चित्र को हम लोग देखेंगे कैलिडोस्कोप। कभी देखिए, कभी आप देखे होंगे या ना देखे होंगे। कैलिडोस्कोप में एक यार चीज लगा रहता है, जैसे अंदर झांकिएगा तो अंदर आपको यार त्रिभुज, अष्टभुज, षष्ठभुज बहुत तरह का रंगीन चीज दिखेगा, उसमें ज्यामितीय चित्र देखा जाता है। वो कौन सा स्कोप हो गया, कैलिडोस्कोप। चलिए हम लोग का बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स कंप्लीट और जीके की ओर आ जाते हैं। भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। भारत के प्रथम व्यक्ति कौन है, राष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन, राजेंद्र प्रसाद। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के यार पहले गृह मंत्री कौन, क्योंकि रिवीजन क्लास है बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भाई जिस डिफेंस में जा रहे हो तो भारत के यार पहले रक्षा मंत्री ठाकुर बलदेव सिंह। भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर। भारत के पहले विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के सबसे पहले योजना आयोग के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के यार स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मैथाई। चलिए आगे आ जाते हैं। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर कहां स्थित है बच्चों, तो ये आपको यार असम में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में है ज्वालामुखी मंदिर। नंदा देवी केदारनाथ है आपको यार उत्तराखंड में। अमरनाथ की गुफा आपको जम्मू कश्मीर में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी। और विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। और अशोक स्तंभ सारनाथ। और 2.5 दिन का झोपड़ा जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया बच्चों, वो आपको कहां है, अजमेर। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहां है, अजमेर। और गोल गुंबज कहां है, बीजापुर। पद्म स्वामी मंदिर केरल। सबरीवाला मंदिर कहां जी, केरल। और महाकाल कहां है, उज्जैन। और आरामबाग आगरा। ताजमहल आगरा। जामा मस्जिद दिल्ली। लोटस टेम्पल दिल्ली। और प्यारे बच्चों तुम्हारा यार शांति निकेतन, विक्टोरिया मेमोरियल, ईडन गार्डन, सॉल्ट लेक, बेलूर मठ है ना, फोर्ट विलियम, ये सब कहां है, कोलकाता। और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। अजंता एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र। और इंडिया गेट कहां है बच्चों, तो दिल्ली। चलिए आगे आ जाते हैं। मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को। और कार्ल मार्क्स ने यार पुस्तक लिखा था दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के रचयिता रूसो।
प्रिंस के रचयिता मैकियावेली, युद्ध और शांति के रचयिता लियो टॉल्स्टॉय और अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य, पृथ्वीराज रासो चनबरदाई, बुद्ध चरित्रम पुस्तक कौन बच्चा अश्व घोष और अकबरनामा अबुल फजल। क्लास में जोश उमंग और तरंग आ रहा हो तो इसको शेयर करने से बिल्कुल ना चूकें, ताकि हम बिल्कुल अलग होकर आपके लिए बिल्कुल कर रहे हैं तो हमें भी लगना चाहिए कि हाँ इससे कुछ फायदा हो रहा है। सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है? तो सर्वोच्च गैर सैनिक यार अशोक चक्र। और सैनिक कौन जी? परमवीर चक्र। और सबसे पहले परमवीर चक्र किसको मिला? मेजर सोमनाथ शर्मा। याद रखो, यही तो यार सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये जो पा लिया समझो कि जीवन उसका धन धन हो गया, वो देव के कोटि में पहुंच गया। और अब तक ये मौका सिर्फ यार 21 वीरों को मिला है परमवीर चक्र। और उसमें भी जान लो यार 21 में 20 आर्मी है ना बच्चा, और 1 एयरफोर्स वायुसेना। तो वायुसेना का एक ही है, तो इनको यार हम जरूर याद करें। इनका नाम निर्मलजीत सिंह सेखों, निर्मलजीत सिंह सेखों। तो भाई सबसे बड़ा वीर सैनिक पुरस्कार परमवीर चक्र कितने को मिला? 21 को। पहला किसको? मेजर सोमनाथ शर्मा, पहला एयरफोर्स वाला को। और एकमात्र एयरफोर्स वाले कौन? निर्मलजीत सिंह सेखों। और कारगिल युद्ध में कितना? 4। और कारगिल युद्ध में तो आप लोग के हीरो विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र मिला था। और उसी में तो यार उन्होंने नारा दिया था, ये दिल मांगे मोर। तो वर्दी रहेगा तब तो मांगोगे, और इस वर्दी के लिए यार जोर तो लगाना ही पड़ेगा। चलिए आगे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां है? तो दुबई है मेरे भाई। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? तो दूध सागर जलप्रपात यार आपको गोवा में है। और गोवा में यार आपको यार मांडवी नदी पर है, मांडवी नदी पर। कर्नाटक में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन? पहले गरसोप्पा था, अब हो गया है कुचिकल। तो कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है। और गरसोप्पा को ही कहते हैं यार जो। और इसका ही नया नाम है यार महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात ये कहां भाई? कर्नाटक। और मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास है यार आपको धुआंधार जलप्रपात है ना भाई। कहां? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में कहां? जबलपुर। और कौन नदी? तो नर्मदा। चलिए आगे बढ़ जाए। ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। लेकिन डेविस टेनिस, उबेर और थॉमसन बैडमिंटन, और बच्चा देवधर क्रिकेट, सीके नायडू क्रिकेट, रणजी ईरानी, विजय हजारे, ये सब ट्रॉफी किसका? तो क्रिकेट। लेकिन यार राइडर और बाकर कप गोल्फ याद रखना। और एजरा कप पोलो। और प्यारे बच्चों संतोष सुबर्तो, फीफा, ला लीगा, डुरंड ये किससे? तो फुटबॉल। और बेटन कप हॉकी। चलिए आगे। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो नदी शहर हमेशा पूछता है लखनऊ गोमती। और एक क्षण जरा नदी शहर को 2 मिनट में रिवाइज कर लो भाई, लखनऊ गोमती। लेकिन याद रखो दिल्ली आगरा मथुरा यमुना, दिल्ली आगरा मथुरा यमुना। और कोलकाता हुगली, हैदराबाद मुसी, विजयवाड़ा कृष्णा, जबलपुर नर्मदा, और कानपुर हरिद्वार गंगा, उज्जैन छिप्रा, लुधियाना सतलज, श्रीनगर झेलम, जम्मू तवी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, और श्रीरंगपट्टनम कावेरी।
और बच्चों, अहमदाबाद साबरमती, सूरत ताप्ती, उज्जैन क्षिप्रा, लेकिन अहमदाबाद साबरमती। कौन मती? साबरमती। लेकिन तुम्हारा यार ग्वालियर और कोटा चंबल, ग्वालियर कोटा चंबल। और प्यारे बच्चों, कटक महानदी। कुछ विदेशी नदियां भी पूछ लिया जाता है। चलिए भाई, जो लेह है आपका है, लेह, लद्दाख की राजधानी जो लेह है वो सिंधु नदी किनारे है। गुवाहाटी, सकोवा घाट, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, लेकिन लंदन टेम्स, पेरिस सीन, न्यूयॉर्क हडसन, वाशिंगटन पोटोमैक, बगदाद टिग्रिस, लाहौर रावी, और मिस्र की राजधानी काहिरा आपको नील नदी के किनारे है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से मेरी कॉम किससे भाई? तो बॉक्सिंग, सब बच्चे जानते हैं। आगे, भारत का साइलेंट वैली किसे कहते हैं? तो केरल को ही साइलेंट वैली, शांत घाटी या नीरव घाटी, नीरव घाटी कहा जाता है ना जी। केरल में मसाला बहुत होता है, इसलिए इसे मसालों का बगीचा भी कहते हैं। तो नर्सिंग के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए कुछ जोश आप भी इस प्रोग्राम को बढ़ाने में योगदान दीजिए, इसको शेयर कीजिए, क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और जो जो बच्चा सीरियस होकर पढ़ना चाहता है वो कमेंट जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज फिर से अंतिम, आज हम लोग के लिए ब्लैक डे है, काला दिन है, क्योंकि आज के दिन ही भारत मां के 40 वीर सपूत को आतंकियों ने शहीद किया। तो भाई आपको बनना है फौजी और लेना है ऐसे आतंकियों से क्या बदला। आप सभी को भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।